हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। लास्ट क्लास आप लोग देख के आए होंगे, होप करता हूँ अच्छे से पूरे फोकस के साथ क्लास को देखा होगा। तो अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे के टॉपिक समझते हैं। कल कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझ ली थी कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, थीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ना। एक्चुअली में जो आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट है, सॉरी जो आपके पास नॉन पोलराइज लाइट है, सबसे पहले वो पोलराइजर से पास होती थी। तो जब वो पोलराइजर से पास होती थी बेटा, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाती थी, पोलराइज लाइट हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद जब वो सैंपल में जाती थी तो वो रोटेट करती थी या तो रोटेट नहीं करती थी। रोटेट कितना किया वो होता था थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑप्टिकल रोटेशन या फिर ऑब्जर्व रोटेशन। किससे मेजर करते थे हम लोग, उसको हम लोग मेजर करते थे विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर या एनालाइजर। लेकिन फिर हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि सर क्या ये थीटा हर बार इस सैंपल में इतना ही होगा। मान लीजिए हम लोगों ने अगर कोई सैंपल फिक्स कर दिया, तो क्या जो थीटा है हर बार थीटा भी फिक्स हो जाएगा। फिर पता चला कि नहीं। अगर सैंपल का कंसंट्रेशन हम लोग आगे पीछे कर दें या ट्यूब का लेंथ हम लोग आगे पीछे कर दें, यानी कि ट्यूब का लेंथ बढ़ा दें या घटा दें, सैंपल का कंसंट्रेशन बदल दें, तो उन दोनों केस में क्या होता था बेटा, उन दोनों केस में होने की वजह से जो हमारा अल्फा होता था वो वैरी कर जाता था। क्या हो जाता था बेटा, अल्फा वैरी कर जाता था। यानी कि अल्फा क्या है, अल्फा क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हो गई, कहीं ना कहीं ये सैंपल की प्रॉपर्टी हो गई। अल्फा समझ पा रहे बात को, अल्फा क्या हो गया, सैंपल की प्रॉपर्टी हो गई, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हो गई कि वो कितना रोटेट करवा सकता है। ठीक है, यानी कि अलग सैंपल है तो उसके लिए अल्फा अलग होगा। बट थीटा क्या है कि उस सैंपल के वजह से कितना जो लाइट है, लाइट में कितना रोटेशन आया, वो क्या है, थीटा। बस इतना ही। और थीटा और अल्फा निकालते कैसे हैं, ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं समझ लिया था। इनमें रिलेशन कैसा होता है, तो हमारा जो अल्फा होता है वो होता है थीटा अपॉन में L इंटू सी। इतनी बातें क्लियर हैं। तो चलो, और बाकी हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देख लिए थे वहाँ पे। अब आओ देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री और उसके बाद आगे मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2-3 टॉपिक्स और बचेंगे, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री को खत्म करते हैं। आओ देखो, इन साइक्लिक कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने का डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ मैं। डायरेक्ट इन रिजल्ट को अप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। ठीक बात है। क्या है, इन साइक्लिक कंपाउंड रिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन रिंग है, अगर जो रिंग है, रिंग के पास क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, उस केस में क्या करना है, मूव डायगोनली अपोजिट फ्रॉम द सेंटर से डायगोनली अपोजिट मूव करो। इफ सेम ग्रुप प्रेजेंट, इसका मतलब COS है, डायगोनली अपोजिट मूव कर रहे हो, अगर सेम ग्रुप मिल जा रहे हैं तो COS है, अगर सेम ग्रुप नहीं मिल रहे हैं तो COS यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। रिंग ऑफ ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर की रिंग है तो कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर आपको दिख गया कि रिंग में ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक ही नहीं करना, सीधे बोल देना नहीं है, कोई डाउट, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेना, बस खत्म। आगे देखो, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बात और, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से अगर एक भी चीज प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के पास, दोनों में से अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी चीज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई डाउट है इसमें, पक्की बात, ठीक है। आगे देखो, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, अच्छा बता दिया मैं। अब देखो, जैसे देखो ये मेरे पास रिंग हो गया, हमारे पास ये रिंग हो गया, ये क्या हो गया, रिंग का सेंटर हो गया। सेंटर से डायगोनली अपोजिट मूव कर रहे हैं, क्या सेम ग्रुप मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में सेंटर से पहले इधर गया और सेंटर से मैं इसके अपोजिट इधर गया, दोनों डायरेक्शन में ग्रुप सेम मिल रहा है। सेंटर से मैं इधर गया और फिर सेंटर से मैं इधर गया, दोनों डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिल रहा है।
सेंटर से मैं इस तरफ गया, सेंटर से मैं इस तरफ गया, क्या दोनों डायरेक्शन में सेम चीज़ें मिल रही हैं? बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीज़ें मिल रही हैं, हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल मिल रही हैं। तो जब भी सेंटर से आप लोग डायगनली अपोजिट मूव करते हो, सेम चीज़ें मिल जाएं, उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो बेटा जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी नोट करो इसको। और बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है? चेक फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको चेक करना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ठीक है? अब आओ देखो, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात आपको पता है ये कार्बन है, कार्बन है। क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp3 है, ठीक है। और इस कार्बन के चारों अटैचमेंट्स आपस में डिफरेंट है। इस कार्बन के चारों अटैचमेंट, यानी कि इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट है। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया? कायरल कार्बन। क्या हो गया? कायरल कार्बन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप इतना समझ गए तो। अब मुझे बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? पहली बात तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे चेक करना ही नहीं है, यहाँ पे COS चेक करना ही नहीं है। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन ये है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है तो COS चेक करने का कोई मतलब नहीं है भैया। बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ पे POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर अगर इधर से हम लोग इसको करें तो इधर अलग, इधर अलग। अगर इस डायरेक्शन से इसको कट करें तब भी ऊपर अलग, नीचे अलग। यानी कि अगर हम लोग इसको किसी भी प्लेन से कट करें, दोनों तरफ के पार्ट्स अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों होगा ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि इसके पास न तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, न ही इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई समस्या यहाँ पे? सर यहाँ पे कोई समस्या नहीं, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सिमिलरली ये कार्बन और ये कार्बन, क्या ये दोनों भी कायरल होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप चेक कर सकते हो, कल एक ऐसा एग्जाम्पल कराया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे देखो, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे POS प्रेजेंट है। अगर POS प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलो चलो, अब एक तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मॉलिक्यूल के पास, अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर है, अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर है, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास एक से अधिक कायरल सेंटर हैं, अगर मॉलिक्यूल के पास एक से अधिक कायरल सेंटर हैं, तो हम लोग चेक करेंगे कहीं उसके पास POS तो नहीं है, कहीं उसके पास COS तो नहीं है। अगर POS और COS दोनों नहीं है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो अगर मॉलिक्यूल के पास एक से अधिक कायरल कार्बन है तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों को चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? कायरल कार्बन है, एक कायरल सेंटर है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा होगा। तो यही बात को लिखवा देता हूं मैं। इफ देयर इज only one chiral center, then molecule is always optically एक्टिव। यानी कि अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखना, इफ मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, देन चेक
फॉर POS and COS to decide optical activity। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। जल्दी करो। चलो बेटा आओ आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से। मीजो कंपाउंड क्या पढ़ते हैं बच्चा? मीजो कंपाउंड। ठीक है सर, ये मीजो कंपाउंड होता क्या है ना? मीजो कंपाउंड होता क्या है इसको समझते हैं। अब जैसे देखो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था? ये एग्जांपल देखा था। इस एग्जांपल में क्या था? इस एग्जांपल में 2 कायरल सेंटर थे। कितने कायरल सेंटर थे सर? 2 कायरल सेंटर थे। लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट था। इस मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट था। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, इस वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया था? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब समझो, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। क्यों बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं? सबसे पहले बात हम लोग मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन देखिए तो क्या बोलता है? कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर एंड POS आल्सो प्रेजेंट इज नोन एज मीजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके पास 2 कायरल सेंटर हो और उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो उन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है? मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं किस वजह से? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। क्या ये जो सिस्टम है वह इस सिस्टम का बिल्कुल मिरर इमेज है? क्या ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है ना? तो मान लिया कि मैंने सैंपल में मीजो कंपाउंड डाल दिया, मान लिया कि सैंपल के नाम पे मैंने मीजो कंपाउंड डाल दिया, तो मीजो कंपाउंड का जो ये वाला सिस्टम है अगर प्लेन पोलराइज लाइट को मान लो +40 डिग्री रोटेट करता है तो ये वाला सिस्टम क्या कर देगा? -40 रोटेट कर देता है। अब क्योंकि सिस्टम के अंदर ही 2 रोटेशन आ जाते हैं, एक +40 आ गया, एक -40 आ गया। सर आपको कैसे पता +40 आ गया? मैंने इमेजिन किया है। थीटा जो है बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होता है। थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है बेटा? बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होती है। क्वेश्चन में देगा, मैंने यहाँ पे बस इमेजिन कर लिया है कि कुछ 40 डिग्री होगा। ऊपर वाले पार्ट की वजह से, इस कायरल सेंटर की वजह से मैंने मान लिया थीटा +40 डिग्री है। तो क्योंकि ये वाला जो कायरल सेंटर है जो नीचे वाला सिस्टम है बिल्कुल ऊपर वाले का मिरर इमेज है, तो ये क्या करेगा? थीटा को -40 में कन्वर्ट कर देगा। इसकी वजह से जो रोटेशन होगा वो -40 डिग्री का होगा। अगर इसके वजह से +40 का रोटेशन हो रहा है तो इसकी वजह से -40 का रोटेशन होगा। समझ पा रहे हो? तो नेट रोटेशन कितना हो गया? नेट रोटेशन कितना हो गया? 0। सेम मॉलिक्यूल के 2 पार्ट की वजह से नेट रोटेशन क्या हो गया बेटा? 0। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से नेट थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। इस वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं ये बात समझ में आया आपको? होते क्या है ये बात समझ में आया आपको? अब आओ आगे देखो, आगे देखो। मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड आर आइडेंटिकल। मीजो कंपाउंड का जो बेटा मिरर इमेज होता है वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। मतलब क्या? जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे था Me, यहाँ पे था Me, यहाँ पे था Br, यहाँ पे था Br और यहाँ पे क्या था H, यहाँ पे क्या था H। मान लो मिरर लगा दिए, यहाँ पे मिरर लगा दिए, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? यही बनेगा Me H, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा Br, इस तरफ हो जाएगा H, इस तरफ हो जाएगा Br, इस तरफ हो जाएगा H और यहाँ पे भी हो जाएगा Me। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको अगर 180 डिग्री रोटेट कर दूं, क्या मैं अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो सेम यही चीज नहीं आ जाएगा? मैंने क्या बताया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री में रोटेशन तो अलाउड है। रोटेशन अलाउड है कि नहीं सर? बिल्कुल अलाउड है। तो अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो यही चीज नहीं आ जाएगा क्या? वीडियो में आ रहा है ना? यही चीज आ जाएगा ना सर? बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना भैया कि मिरर इमेज मीजो कंपाउंड का आइडेंटिकल है। मतलब बनाओ ही मत, मतलब बनाओ ही मत। समझ में आया? समझ में आया बात को? क्या लिखा है कि मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड आर आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल है? कैसे आइडेंटिकल है? आप समझ गए? आप समझ गए? अगली बात, नो मिरर इमेज फॉर मीजो कंपाउंड। तो क्योंकि मिरर इमेज मीजो कंपाउंड का आइडेंटिकल है इस वजह से हम लोग ये भी बोल देते हैं कि मिरर इमेज नहीं होता मीजो कंपाउंड का। कोई डाउट? तो क्वेश्चन में बोलेगा भी नहीं मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज बनाने के लिए।
क्वेश्चन में मिरर इमेज बनाने के लिए बोलेगा भी नहीं मीजो कंपाउंड का, समझ में आया। अगर आपसे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, तो मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मिरर इमेज मीजो कंपाउंड का आइडेंटिकल होता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर है क्या? पक्का? किसी कोई डाउट, कोई समस्या? जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनंसियोमर्स, जल्दी करो। चलो बेटा आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एनंसियोमर्स। सर एनंसियोमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखो, एनंसियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एनंसियोमर क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। एनंसियोमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे ये पेयर ऑफ हैंड है, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? सर बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, दोनों को ओवरलैप करने की कोशिश करूं, दोनों हाथों को ओवरलैप करने की कोशिश करूं, तो क्या ये प्रॉपर्ली ओवरलैप हो रहे हैं? सर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो बस यही है एनंसियोमर। एनंसियोमर बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होते हैं, बट वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, मतलब कि एक दूसरे पे प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं होते हैं। बस आओ उसी को आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे देखो P और Q, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? सर बिल्कुल है। लेकिन क्या ये दोनों बंदे एक दूसरे को प्रॉपर्ली ओवरलैप कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो, मान लो इसको तुम 180 डिग्री रोटेट भी कर दो, इसको अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट भी कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या ये इसको ओवरलैप कर सकता है? सर नहीं कर सकता। इसका मतलब P और Q भी क्या है? P और Q भी क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो एनंसियोमर्स हो गए। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? तो ये लिखा हो P एंड Q आर एनंसियोमर ऑफ ईच अदर। ठीक। अब देखो, इस एग्जांपल से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखो, मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल के सामने मिरर लगा दिया, इस मॉलिक्यूल के सामने मिरर लगा दिया, तो क्या हमको यही मिरर इमेज दिखेगा? क्या हमको ये सेम मिरर इमेज दिखेगा? इस मॉलिक्यूल के सामने मैंने मिरर लगा दिया, तो जो हमें मिरर इमेज दिखेगा वो यही दिखेगा। ये बेटा टोटली इमेजिनेशन का खेल है, ये टोटली इमेजिनेशन का खेल है। आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो काम खराब हो जाएगा। इमेजिन करो थोड़ा सा मेरे साथ, मैं यहाँ पे मिरर लगाता हूँ, तो जो हमको मिरर इमेज दिखेगा क्या वही होगा? क्या वो यही होगा? सर बिल्कुल यही होगा। लेकिन ये बताओ, इस मिरर इमेज को अगर मैं इस पे रखूँ तो क्या ये इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सर क्यों? देखो, इस तरफ H है, यहाँ पे Br है। सर एक काम करो, इसको 180 डिग्री रोटेट करो। तो चलो मैंने कर दिया। अगर मैं इसको 180 डिग्री बेटा रोटेट कर देता हूं तो होगा क्या? Br तो यहाँ पे आ जाएगा, Br तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि OH यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या पहुँच जाएगा? OH पहुँच जाएगा। यानी कि उसके बावजूद भी 180 डिग्री रोटेशन के बावजूद भी ये दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो बात को? अरे एक बार बना के देखो। चलो मैं बना के दिखता हूँ, मैं बनाता हूँ। मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको समझाता हूँ। मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये जो OH है वो ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे नीचे क्या हो गया? CH3। ये Br इधर चला जाएगा, Br, और ये हो गया H। बताओ, क्या ये दोनों सुपर इम्पोजिबल हैं? क्या ये दोनों सुपर इम्पोजिबल हैं? सर नहीं है। बट क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं? हाँ, ये दोनों तो सेम हैं, बट ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो एनंसियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आओ आगे देखते हैं। एनंसियोमर पोजेसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि एनंसियोमर्स क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। सर क्यों होगी? अरे एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसका मतलब लगभग दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। समझ पा रहे बात को? जैसे सर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है? जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये सभी प्रॉपर्टी, देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा वही सेम इसका भी होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा वही मेल्टिंग पॉइंट इसका भी होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा वही बॉइलिंग पॉइंट इसका भी होगा। क्या ये बात भी क्लियर है?
क्या ये बात क्लियर है कि एनेंटियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन अलग क्या होता है, एनेंटियोमर्स के बीच में अलग क्या होता है, दे आर ओनली डिफर विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल मतलब क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन ये देखो, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि थीटा अगर इसके लिए प्लस का 45 डिग्री है, अगर मान लो थीटा इसके लिए प्लस का 45 डिग्री है, तो इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री। सर ऐसा क्यों होगा, देखो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन अलग हो गया ना, यही बस एनेंटियोमर बस यही में पकड़े जा सकते हैं कि अगर ये थीटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर इसके लिए थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसके लिए थीटा कहाँ मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। समझ गए, समझ गए। तो बस एक जगह पे एनेंटियोमर डिफर होते हैं, कहाँ, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक बात है, कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब देखो, तो उस टॉपिक के बाद में आऊंगा, अगला पॉइंट देख लो। इफ वन ऑफ द एनेंटियोमर इज लेवो रोटेटरी, अगर एक एनेंटियोमर लेवो रोटेटरी है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्यों, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रोटेट करते हैं। दोनों एनेंटियोमर्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, पक्का? ठीक है बेटा, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं रेसमिक मिक्सचर। जल्दी नोट करो इसको। चलो बेटा समझते हैं रेसमिक मिक्सचर। अब ये रेसमिक मिक्सचर क्या हो रहा है, क्या होता है सर, क्या चीज़ होता है ना, हेडिंग डालो रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर बोल लो या फिर रेसमिक मिक्सचर ऑफ मॉडिफिकेशन बोल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नाम से लग रहा है कोई महिला मित्र हैं, तो इन महिला मित्र को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, सपोज कर लो हमारे पास एक सैंपल है, इस तरह से हमारे पास क्या है, ये एक सैंपल है, क्या एक सैंपल है, ठीक। अब सैंपल में 50%, ये जो सैंपल है इसमें 50% ये वाला मॉलिक्यूल है और 50% ये वाला मॉलिक्यूल है। ये जो सैंपल है हमारे पास, वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, वो इन दोनों मॉलिक्यूल का क्या है, मिक्सचर है, जिसमें 50% ये प्रेजेंट है, 50% ये प्रेजेंट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, पक्का? और देखो, क्या आपको ये बात पता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनेंटियोमर्स? पता था ये बात, पक्का? अब ध्यान दो, अब ध्यान से समझो, अब देखो ध्यान से समझो। सैंपल हो गया, सैंपल में ये दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 50% ये प्रेजेंट है, 50% ये प्रेजेंट है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हो गया हमारा लिवो रोटेटरी, अगर ये हो गया हमारा लिवो रोटेटरी, तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी कि जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा और जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को? तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर हमारे पास तब फॉर्म होता है बेटा, रेसमिक मिक्सचर हमारे पास तब फॉर्म होता है बेटा, रेसमिक मिक्सचर हमारे पास तब फॉर्म होता है बच्चा, जब हमारे पास दो एनेंटियोमर्स आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो। अगर दो हमारे पास जो सैंपल है, हमारे पास जो सैंपल है, उस सैंपल में दो एनेंटियोमर्स प्रेजेंट हैं और दोनों का प्रोपोर्शन बराबर है, यानी कि 50% जैसे ये है, 50% ये है, दोनों का प्रोपोर्शन क्या है, बराबर है। तो उस केस में जो हमारा मिक्सचर फॉर्म होगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। अरे मिक्सचर बनता कैसे है, दो चीज़ों को मिक्स करते हुए मिक्सचर बना, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करके मिक्सचर बनाए। अब जब मिक्स किए तो उन दोनों चीज़ों का अगर प्रोपोर्शन बराबर है, मान लो ए और बी को मिक्स किए, दोनों का प्रोपोर्शन आपस में बराबर है, 50-50% है, और दोनों क्या हुए, एनेंटियोमर्स हुए, उस केस में जो हमारा नया मिक्सचर बनकर तैयार होगा, उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आपको ये बात समझ में आया? रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आपको ये बात समझ में आया? बोलो, तो मैं बोल देता हूँ रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आप लोग लिख लो। बोलो, रेसमिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय, रेसमिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय, रेसमिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू एनेंटियोमर्स, मिक्सिंग टू एनेंटियोमर्स in equal proportion, mixing two enantiomers in equal proportion are formed by mixing two enantiomers in equal proportion। ठीक बात है, in equal proportion।
ठीक है, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ये दोनों क्या एक दूसरे के एनहांसियोमर्स हैं। अगर दोनों का, अब मैंने क्या किया, मैंने एक सैंपल, मेरे पास सैंपल था, इस सैंपल में 50% ए प्रेजेंट है या 50% बी प्रेजेंट है। इस सैंपल में 50% हमारा ए है, 50% ए है और 50% क्या है, बी है। यानी कि ये सैंपल बना कैसे है, ए और बी का मिक्सचर है सैंपल। सैंपल जो है वो ए और बी का मिक्सचर है, जिसमें दोनों मिक्सचर आपस में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। तो ये जो सैंपल बनकर तैयार हुआ, ये सैंपल क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर बनता कैसे है, दो एनहांसियोमर्स को जब हम लोग इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स एंड मैच कर देते हैं, तो जो नया सैंपल बनकर तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, कोई समस्या, कोई तकलीफ? अब मेरे को बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, रेसमिक, अच्छा ये डायग्राम बना लेना बेटा, ये डायग्राम भी बना लेना, मतलब डायग्राम तो नहीं, ये स्ट्रक्चर बना लेना कॉपी में। अब एक बात बताओ मुझे, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? बताओ, बोलो बोलो अलंकृत। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? रेसमिक मिक्सचर बेटा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन क्या है, रीजन क्या है? देखो देखो, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेज हैं? ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेज हैं। यानी कि मान लिया कि अगर इस केस में जो रोटेशन हो रहा है थीटा इक्वल टू अगर प्लस 45 डिग्री है, तो यहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 45 डिग्री। जस्ट मैंने मान लिया कि यहां पे थीटा जो है प्लस 45 डिग्री है, तो यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेज है ना। इसका मतलब क्या कि जितना लाइट को ये रोटेट करेगा उतना ही लाइट को ये भी रोटेट करेगा। बस अलग कहाँ पे होगा कि ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बस इतना ही फर्क आएगा, इतना ही आएगा ना। समझ पा रहे बात को? हाँ सर, इतना ही आएगा। तो मुझे ये बताओ कि ये बंदा क्या किया, लाइट को थीटा को प्लस 45 डिग्री रोटेट किया। कितना? प्लस का 45 डिग्री रोटेट किया। और ये बंदा लाइट सोर्स को माइनस का 45 डिग्री रोटेट किया। मैं तुमसे पूछता हूं थीटा नेट कितना होगा? तो क्या बोलोगे, सर ये थीटा 1 प्लस ये थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि थीटा 1 कितना हो गया, प्लस का 45 डिग्री, और थीटा 2 कितना हो गया, माइनस का 45 डिग्री। बोलो, यही होगा ना? क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अगर नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्या है, कैसे समझ में आया ये बात, कैसे समझ में आया ये बात? तो आप क्या लिखोगे, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या इसका मतलब आपको समझ में आया? ये बताओ, इसका मतलब आपको समझ में आया? रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बताओ, इसका मतलब कौन बताएगा, कौन समझाएगा इसका मतलब? बोलो अनिकेत, अलंकृत, नहीं पता? मीजो कंपाउंड में क्या था, इंटरनल कंपनसेशन था। मतलब मॉलिक्यूल का ही एक पार्ट लाइट रे को अगर प्लस 45 कर रहा था तो दूसरा पार्ट माइनस 45। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग सैंपल हैं, दो बाहर के सैंपल हैं। वहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर दो रोटेशन हो जा रहा था, वहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर दो रोटेशन हो जा रहा था, इस वजह से इंटरनल कंपनसेशन। यहाँ पे मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के वजह से दो अलग अलग सेम रोटेशन हो रहा है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के वजह से अलग अलग डायरेक्शन में फिक्स मैग्नीट्यूड का सेम रोटेशन हो रहा है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक प्लस का 45 इसके वजह से हुआ, एक माइनस का 45 इसके वजह से हुआ। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के वजह से आपका ऐसा हो रहा था रोटेशन ना। समझ पा रहे बात को? यानी कि यहाँ पे इंटरनल फैक्टर वर्क कर रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो कंपनसेशन आया उसको बोल दिया हम लोगों ने एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपको? बढ़िया से समझ में आया क्या? पक्की बात है? अच्छा,
अच्छा, यानी कि क्या लिखोगे, क्या लिखा तुम लोगों के पॉइंट में कि रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना। अगला पॉइंट लिखो एज the racemic mixtures are optically inactive है ना। अब क्योंकि रेसमिक मिक्सचर क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हेंस द नेट ऑप्टिकल रोटेशन ब्रैकेट में निकला थीटा नेट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, थीटा नेट ऑफ द रेसमिक मिक्सचर इज 0 डिग्री। बताओ क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात आप सभी को समझ में आई क्या? अरे बोलो भाई, अरे बोलो यार, पक्का क्रिस्टल क्लियर है? ये स्ट्रक्चर बना लिए हो, ये सारी बातें लिख लिए हो, बहुत अच्छा काम किए हो, पुण्य कमाने वाला काम किए हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो रेसमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, है ना। फिर क्या लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, हेडिंग डालो बेटा। ठीक है, हो गया। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों का IUPAC नेम लिखता हूं। क्या करता हूं, IUPAC नेम लिखता हूं। लॉन्गेस्ट चेन यही होगा क्या, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन। यहां पे लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा, यही होगा 1 कार्बन 2 कार्बन। इसका नेम लिखते हैं। सर पहले कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, पहले कार्बन से Br अटैच है। OH ग्रुप क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। OH ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप। Br क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। OH ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप। Br क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हैं, दोनों का IUPAC नेम सेम ही आएगा। क्या होगा IUPAC नेम, 2 कार्बन है, इसका मतलब इथ, 2 कार्बन है, इसका मतलब इथ। लेकिन पहले पोजीशन पे ब्रोमीन भी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, 1 ब्रोमो, फिर इथ, क्या लिखेंगे, इथ। अब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सेचुरेटेड है तो एन, है ना। फिर 1, फिर ओल, OH ग्रुप है तो लास्ट में OL लिखते हैं, ठीक बात है। अब देखो E के बाद O है डायरेक्ट, 2 वॉवेल लगातार नहीं होने चाहिए, इसको हटा देंगे। और 1 को लिखो ना लिखो कोई मतलब है नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेनॉल। दोनों का नाम ब्रोमो इथेनॉल हुआ क्या। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तुम लोग के दिमाग में घंटी बजेगी कि सर रेसमिक मिक्सचर पढ़ा रहे थे, IUPAC में कहाँ से आ गए। मैं बोल रहा हूँ कि आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, रेसमिक मिक्सचर के रिप्रेजेंटेशन पे ही आ रहा हूँ। तो हम कैसे बताएंगे कि ये बंदा जो है ये रेसमिक मिक्सचर है। इसके आगे या तो हम लोग प्लस माइनस लगा दें, इसके आगे या तो हम लोग प्लस माइनस लगा दें, या फिर क्या लिख दें, DL ब्रोमो इथेनॉल। कोई डाउट। डेक्सो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, या तो प्लस माइनस लिख दो या फिर ये लिख दो। समझ गया बात को। तो रेसमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, या तो IUPAC नेम के पहले प्लस माइनस लगा देंगे हम लोग, या IUPAC नेम के पहले हम लोग D और L फॉर्म लगा देंगे। कोई समस्या, कोई तकलीफ,
क्रिस्टल क्लियर है, अच्छे समझ में आया है। तो पहले आप लोग इस बात को लिखो, इस डायग्राम को बनाओ, फिर डायग्राम बोला मैं, इस स्ट्रक्चर को बनाओ, इस बात को लिखो, फिर मैं क्या बोलता हूँ उसको लिखो। जल्दी करो, इसको टाइम नहीं है, जल्दी करो। मेरा हाथ, जल्दी करो। चलो बोलो, लिखो लिखो। द रेसमिक मिक्सचर, द रेसमिक मिक्सचर आर रिप्रेजेंटेड, द रेसमिक मिक्सचर आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग प्लस माइनस और DL before the IUPAC name, before the IUPAC name। IUPAC name, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि सर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं हम लोग, DL क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं उसमें जितना L फॉर्म प्रेजेंट होता है उतना ही D फॉर्म प्रेजेंट होता है, यानी कि जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म प्रेजेंट होता है उतना ही लेवो रोटेटरी एनहांसर प्रेजेंट होते हैं। समझ गए बात को? यानी कि इन दोनों को लगा देंगे तो इन दोनों से इनको क्या समझ में आता है कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो प्लस माइनस या फिर DL पहले क्यों लगा रहे हैं? ताकि देख के ही समझ में आ जाए कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, तो ज़्यादा लोचा दिमाग में नहीं लेने का। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या किया था, रेसमिक मिक्सचर बनाने के लिए मैंने दोनों एनहांसर को 50-50% ले लिया। रेसमिक मिक्सचर बनाने के लिए मैंने दोनों एनहांसर को 50-50% ले लिया। यहाँ पे कोई समस्या? अच्छा, उसके बाद दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया? ये सैंपल और ये सैंपल क्या था? रेसमिक मिक्सचर। ये सैंपल क्या था भैया? रेसमिक मिक्सचर। अच्छा, यानी कि 2 एनहांसर के हेल्प से मैंने रेसमिक मिक्सचर बनाया। तो मैं एक पॉइंट बोलता हूं, उसको लिख लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। लिखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग enantiomers, the process of converting the enantiomers into a racemic mixture, the process of converting the enantiomers into the racemic mixture, यानी कि एनहांसर्स को रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इज नोन एज रेसिमाइजेशन। क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? इज नोन एज रेसिमाइजेशन। स्पेलिंग पता है ना क्या है? बोलो स्पेलिंग कोई एक लोग। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? पक्की बात? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, कैसे बनता है, प्रॉपर सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जिन बच्चों ने इनको इस चीज़ों को नहीं लिखा है, मैं उनके लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो बालकों, आई होप कि आपको इतनी सारी बातें बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। अगली बात देखते हैं। अगली बात बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझते हैं। वो तरीका क्या है कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन तब होगा जब हमारे पास 2 ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हों। मतलब क्या? ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? सर बिल्कुल है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? सर बिल्कुल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनहांसर्स हैं। क्यों है एनहांसर्स? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। लेकिन मैं जो बात गौर फरमाने के लिए बोल रहा हूं वो बात ये है कि ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विथ अपोजिट रोटेशन
विथ अपोजिट रोटेशन। यही दोनों मिलकर रेसिमिक मिक्सचर को बना सकते हैं, इसीलिए एनेंथियोमर का नाम लेते हैं हम लोग। इसीलिए वजह से हम लोग किसका नाम लेते हैं? एनेंथियोमर्स का नाम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कोई समस्या, कोई तकलीफ? आई होप यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपको बस यही बात ध्यान देना है कि मान लो ये बंदा क्या है, ये ए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये बंदा क्या है बी, ये बंदा भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इनका नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और अगर नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव तो इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन कंडीशन क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तगड़ा कंडीशन ये है कि दोनों के परसेंटेज, दोनों के प्रपोर्शन आपस में बराबर होने चाहिए। तो रेसिमिक मिक्सचर अच्छे से क्लियर, पक्की बात? तो आई होप कि आपने इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, रेजोल्यूशन का। तो मेरे को बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए आप लोग। चलो बेटा, तो हम लोग अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक। वो टॉपिक क्या है बच्चा? वो टॉपिक है रेजोल्यूशन। क्या है? रेजोल्यूशन। RESOLUTION। ज्यादा नहीं पूछेगा, तो जितना पूछेगा उतना बता देता हूं। मस्त तरीके से, मजेदार तरीके से सीख लो। रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या था भाई? रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या था भाई? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर रेसिमिक मॉडिफिकेशन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर था। मैं बोला अच्छा, कैसे फॉर्म होता था? सर दो एनेंथियोमर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में जब हम लोग मिक्स कर देते थे तो जो सैंपल बन के तैयार होता था वो क्या होता था? रेसिमिक मिक्सचर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? रेसिमाइजेशन। अब रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन क्या है? इसी रेसिमिक मिक्सचर में से उन दोनों एनेंथियोमर को अलग करने का जो प्रोसेस है, इन्हीं रेसिमिक मिक्सचर में से उन दोनों एनेंथियोमर्स को अलग करने का जो प्रोसेस है बेटा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन लिखो। रिजोल्यूशन इज अ टेक्निक। लिखो जल्दी लिखो जल्दी कॉपी में। रिजोल्यूशन इज अ टेक्निक। रिजोल्यूशन इज अ टेक्निक used to separate out. Resolution is a technique used to separate out racemic mixture. Used to separate out enantiomers from the racemic mixture. ठीक है। मैं अच्छा, यानी कि रेजोल्यूशन क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जिसमें से हम लोग एनेंथियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर से अलग अलग करते हैं। ठीक बात है, सही बात है। तो मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, आप लोगों को बात मेरे को बढ़िया तरीके से बताओ, मस्त तरीके से बताओ। क्या रिजोल्यूशन जो है, जो टर्म रिजोल्यूशन है, वो बिल्कुल अपोजिट है टर्म रेसिमाइजेशन के? हाँ या ना बोलो। रेसिमाइजेशन क्या था? एनेंथियोमर को मिक्स करके रेसिमिक मिक्सचर बनाते थे। रिजोल्यूशन क्या है? रेसिमिक मिक्सचर में से एनेंथियोमर्स को अलग करते हैं। ठीक बात है। तो लिखो अगली बात लिखो। द टर्म रिजोल्यूशन इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम द टर्म रेसिमाइजेशन, या फिर इज कंप्लीटली अपोजिट टू द टर्म रेसिमाइजेशन, है ना? नहीं, डिफर नहीं, अपोजिट। द टर्म रिजोल्यूशन इज कंप्लीटली अपोजिट टू द टर्म रेसिमाइजेशन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताओ भाई, बोलो यार। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, अपोजिट टू रेसिमाइजेशन। ठीक है, यानी कि रेसिमाइजेशन का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? हाँ, रिजोल्यूशन। क्या होता है? पक्की बात। अब चलो हेडिंग डालो, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। अब हेडिंग डालो, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। अच्छा, इन्वर्जन और रिटेंशन को मैं पढ़ाने से पहले एक बात आपसे पूछता हूँ। इन्वर्जन और रिटेंशन को पढ़ाने से पहले एक बात आपसे पूछता हूँ कि चलो पहले मैं इसको पढ़ाई दूँ, उसके बाद मैं पूछता हूँ उस बात को। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग, इन्वर्जन। देखो कितना मस्त कोयल बोल रही है।
अब क्योंकि मैंने बोल दिया कि अच्छा बोल रही है तो वो सुन गई, बोलना ही बंद कर दी। ठीक है सर, इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन से पहले हम लोग पढ़ते हैं रिटेंशन, है ना। ये दोनों चीज़ हैं क्या? सपोज कर लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है X, यहाँ पे क्या है T, यहाँ पे क्या है D, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H। अब जो मेरे को पूछना था आपसे क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था ना, उसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बेटा, यहाँ पे मैंने लगा दिया T, यहाँ पे मैंने लगा दिया D, यहाँ पे मैंने लगा दिया H, और यहाँ पे लगा दिया मैं X। X मतलब हेलोजन, X मतलब हेलोजन। T D H ये क्या है? ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर सेम कार्बन पे आइसोटोप्स कनेक्ट हो जाएं तो क्या कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? तब भी कार्बन कायरल होगा। क्यों? तो यहां पे एक पॉइंट आप लोग लिख लो कि आइसोटोप्स आर कंसीडर्ड, देखो वीडियो में दिख रहा है, एज डिफरेंट ग्रुप्स। आइसोटोप्स को हम लोग डिफरेंट ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं। समझ गया बात को? कोई समस्या? तो जो क्वेश्चन पूछना था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। कोई डाउट? पक्की बात? तो जल्दी पहले इसको लिखो, जल्दी पहले इसको लिखो। हाँ हाँ, इसको बाद में बनाओ, पहले उसको लिख लो। क्या बुलाना है? इसको करवा लो फिर। बगल में रहता है, चालू है वीडियो। क्या यहाँ पे बेटा बस मैं ये बता रहा था कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ ये कार्बन कायरल है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? कायरल होने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग देते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये sp3 तो है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा तो sp3 तो है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं हम लोग, तो चेक करते हैं कि जो ग्रुप्स अटैच हैं वो सेम है कि डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स को हम लोग डिफरेंट अटैचमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? डिफरेंट अटैचमेंट मानते हैं। तो यानी कि ये तीनों ग्रुप क्या हो गए? आपस में डिफरेंट हो गए। तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी है और इसके पास 4 डिफरेंट अटैचमेंट भी हैं। तो ये कार्बन कायरल है कि नहीं है? तो यही बात लिखा हूँ कि आइसोटोप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया पक्का? मिटाऊं? चलो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे बेटा? इन्वर्जन और रिटेंशन। तो पहले रिटेंशन पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो ये क्या है हमारे पास? X हेलोजन है। मैंने क्या किया? इसको किसी न्यूक्लियोफाइल Y नेगेटिव के साथ ट्रीट कर दिया। मैंने इसको किसी न्यूक्लियोफाइल Y नेगेटिव के साथ ट्रीट कर दिया। तो अगर अब यहाँ पे 2 केसेस जनरेट होंगे, यहाँ पे 2 केसेस जनरेट होंगे। पहला केस तो ये है कि Y जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये कार्बन इस हेलोजन को हटाएगा और जहां से हेलोजन हटा है वहीं पे जाके Y जुड़ जाए। पहला केस तो यही होगा कि जहां से हेलोजन हटा है वहीं पे जाके Y जुड़ जाए। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिटेंशन। क्या बोलते हैं? यानी कि लिविंग, देखो हट क्या रहा है? X, यानी कि X क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। Lg मतलब लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, एकदम प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये हो गया लिविंग ग्रुप। लेकिन समझो कि जहां पे जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसी पोजीशन पे Y ग्रुप जाके न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है। तो जहां से लिविंग ग्रुप हटे वहीं पे अगर जाके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए, उसी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड का रिटेंशन हो गया। क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। दूसरा केस क्या था भैया? दूसरा केस ये था कि Y नेगेटिव ऐसे गया, पीछे साइड से कार्बन पे अटैक किया और ये लिविंग ग्रुप हटा और कहाँ जुड़ गया? पीछे को जाके जुड़ गया। कहाँ जुड़ गया बेटा? पीछे को जाके जुड़ गया। ये H, ये हो गया Y। तो क्योंकि
क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है यहाँ पे लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाके न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड हुआ? लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। तो अगर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड। क्या रिटेंशन और इन्वर्जन आपको प्रॉपरली समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, पीड़ा, तकलीफ नहीं है? तो जल्दी इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। यही दो केसेस हो सकते हैं ना कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया, या तो इस पोजीशन पर जुड़ जाए जहां पे एक्स था, या फिर एक्स के अपोजिट वाले पोजीशन पे जाके जुड़ जाए। ये दो केस पॉसिबल थे। एक्स के पोजीशन पे जाके जुड़ा तो रिटेंशन, और एक्स के अपोजिट पोजीशन पे जाके जुड़ा तो इन्वर्जन। कोई दिक्कत? पक्का? लिखो जल्दी। चलो बेटा, एक लास्ट पॉइंट आज के लिए उसको ध्यान से समझ लेना। लास्ट पॉइंट क्या है? कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल कायरल है, समझ लो, आप चाहो तो उसको लिख भी लो कि अगर मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल कायरल है, CHIRAL, कायरल मॉलिक्यूल है अगर, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल कायरल है इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। है ना? लेकिन कायरल कार्बन के होने से मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाए, ये बात जरूरी है क्या? ये बात जरूरी है क्या? तो आप चाहो तो पहले इस पॉइंट को लिख लो। कायरल कार्बन मतलब कायरल मॉलिक्यूल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। लिखो, कायरल मॉलिक्यूल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, बट कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो क्या पॉइंट लिखवाया? पहला पर मैंने क्या पॉइंट लिखवाया कि अगर मॉलिक्यूल कायरल है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल में लिख लो मीजो कंपाउंड। एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे? मीजो कंपाउंड। वही एग्जाम्पल था हमारा, बताओ, CH3, यहां पे भी हो गया CH3, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे भी हो गया Br, और यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया H। क्या ये कार्बन कायरल है? सर हाँ, बिल्कुल कायरल है। क्या ये कार्बन कायरल है? सर बिल्कुल कायरल है। लेकिन क्या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? सर नहीं है। क्यों? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो कायरल कार्बन होने की वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव पक्का होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कोई समस्या? तो ठीक है बेटा, आई होप कि आज की क्लास को आपने बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से एंजॉय किया होगा। सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला टॉपिक खत्म होता है। कल हम लोग 10 से 15 मिनट में देखेंगे, 20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा हम लोग को चेक करने में। स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे और 4 से 6 दिनों में चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आज की क्लास किया होगा, मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा होगा। तो ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।